नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार और झारखंड में जनता बीजेपी के खिलाफ है और यूं ही नहीं हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, बल्कि ये बातें एबीपी और सी वोटर के सर्वे में बात निखर कर सामने आ रही है कि बिहार और झारखंड में हाल में जो गतिविधियां हुई हैं, जो राजनीतिक गतिविधियां हुई हैं, उससे जनता ने बीजेपी के खिलाफ अपना रुझान दिखाया है। जनता के मन में ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है, फॉल खेल रही है। अब ये फॉल जो खेला जा रहा है, ये कैसे है कि जैसे बिहार में नीतीश कुमार जी को तुरंत इस्तीफा ले लिया जाता है, तुरंत सरकार बनाने का मौका दे दिया जाता है। झारखंड में ऐसा नहीं किया जाता, झारखंड में देरी की जाती है। तो बिहार की जनता ने ये और झारखंड की जनता ने ये मतलब निकाला है कि बीजेपी सत्ता लोलुप पार्टी है। बीजेपी सत्ता में आने के लिए ये सारी चीजें कर रही हैं और विपक्ष को सत्ता से भगाने के लिए ये सारी चीजें कर रही हैं। इवन नीतीश कुमार के बारे में, जो कि इंडिया गठबंधन से छोड़कर चले गए एनडीए में, उसके मुख्यमंत्री हो गए। लोगों का कहना होता है कि नीतीश कुमार ने अपने सीएम की कुर्सी बचाने के लिए इधर से उधर स्विच ओवर किया है। ये भी कहना होता है कि इंडिया गठबंधन में उनको मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए वो चले गए। यानी इसको भी लबो-लुआब देखना पड़ेगा। ज्यादातर लोग नीतीश कुमार के स्विच ओवर के खिलाफ अपना मत दे रहे हैं। आज हम इसी विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक एक आइटम पर बात करते हैं और वो मैं पर लाता हूं। सबसे पहले ये आइटम आप देखिए कि किस तरीके से ये बिहार झारखंड इंडिया के साथ है और बीजेपी के खिलाफ है। ये पहला सवाल है कि क्या झारखंड में हेमंत सोरेन के सीएम पद से हटने से गठबंधन सरकार पर असर पड़ेगा? अब ये प्रश्न थोड़ा साफ नहीं है। आप देखेंगे, फिर भी इसके बावजूद कि दो टूक प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, जनता ने क्लियर कट कहा है कि गठबंधन सरकार पर असर पड़ेगा, ये बोलने वाले 38.5% लोग हैं और नहीं पड़ेगा ये बोलने वाले 42.6% लोग हैं। इसका मतलब है कि झारखंड में हेमंत सोरेन सीएम पद पर नहीं भी रहे, हट भी गए, तो गठबंधन सरकार जाने वाली नहीं है, ये इसका मतलब होता है। लेकिन क्योंकि इस प्रश्न की भाषा ऐसी है कि गठबंधन सरकार पर क्या असर पड़ेगा, ये प्रश्न है, तो इसमें जनता दो तरीके से सोच सकती है। मेरा कहना है कि गठबंधन सरकार पर असर तो तब भी पड़ता है जब एक सीएम के साथ दो डिप्टी सीएम हो जाए, सरकार का स्वरूप तब भी बदलता है। इसका मतलब यह है कि जो 38% लोग कह रहे हैं कि फर्क पड़ेगा, उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो ये मानते हैं कि सरकार तो महागठबंधन यूपीए की रहेगी, इंडिया की रहेगी, लेकिन फर्क इस रूप में पड़ेगा कि उसका स्वरूप कुछ बदल जाएगा। इस बारे में मैंने ये बात एबीपी न्यूज के चर्चा में भी कही और मैं चाहता हूं कि उस बात को आपको भी सुना दूं कि मैंने एक्चुअली क्या कहा। बस छोटा सा प्रतीकात्मक प्रतीक रूप में मैं दिखाना चाहता हूं, छोटी सी बाइट आप देखिए। ज्यादा सटीक होता, क्योंकि सरकार के स्वरूप पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ सकता है भाई, डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं दो, या इस तरह के स्वरूप तो बदल ही सकता है। यानी 38.5% में दोनों किस्म के लोग हैं, सरकार के प्रति आशान्वित हैं वो भी और नहीं आशान्वित है वो भी। यानी अगर स्पष्ट होता प्रश्न तो शायद सरकार बची रहेगी, कहने वालों की संख्या और ज्यादा होती, प्रतिशत ज्यादा होती। तो आपने देखा, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रश्न जो पूछा जाए
प्रश्न की भाषा साफ हो, प्रश्न साफ हो। अगर सीधे पूछा जाता क्या झारखंड में हेमंत सोरेन के सीएम पद हटने से गठबंधन सरकार गिर जाएगी, तो उसका उत्तर और स्पष्ट रूप से आता। फिर भी जो उत्तर आया है वो ये बता रहा है कि झारखंड की ज्यादातर जनता इस सरकार के बने रहने के प्रति आश्वस्त है। यानी जिस मकसद से हेमंत सोरेन की शपथ ग्रहण में देरी हुई, जिस मकसद से हॉर्स ट्रेडिंग के लिए वक्त दिया गया, राज्यपाल ने जिस तरीके का व्यवहार दिखलाया, इन सब चीजों से झारखंड की जनता सहमत नहीं है और ये परसेप्शन बीजेपी के खिलाफ गया है। ये मैं पहले प्रश्न के उत्तर में कह रहा हूं, निष्कर्ष के स्वरूप में कह रहा हूं। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि आप देखिए, दूसरा प्रश्न है, क्षमा कीजिए थोड़ा विलंब हो रहा है। इस प्रश्न को देखिए कि क्या बीजेपी झारखंड में अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। एकदम स्पष्ट सवाल पूछा गया। अब स्पष्ट सवाल का स्पष्ट जवाब देखिए, 64.9% लोगों ने कहा हाँ, बीजेपी झारखंड में अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, और 21.2% ने कहा नहीं, और कह नहीं सकते कहने वाले 13.9। यानी इसका मतलब समझते हैं, तो लगभग 65% लोग दो टूक कह रहे हैं कि बीजेपी झारखंड में अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बात बहुत गंभीर है, ये बात बहुत बीजेपी के लिए चिंताजनक है, और लोकतंत्र के लिए तो चिंताजनक है ही, लेकिन बीजेपी की सेहत के लिए भी ये चिंताजनक है। जो चाल उन्होंने चली है वो उनको उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। ये झारखंड की जनता का सर्वे है, एबीपी न्यूज का सर्वे है, जिसके माने मतलब के साथ, जिसके फैक्ट्स फिगर के साथ हम आपको बता रहे हैं। इसको इसको अगर फिर से देखते हैं तो आप गौर कीजिए कि 64.9% और 13.9% कह नहीं रही हैं, चुप है, साइलेंट है। केवल 21.2% लोग ही हैं जो खुल करके बीजेपी के साथ हैं कि नहीं, बीजेपी झारखंड में अपनी सरकार बनाने की कोशिश नहीं कर रही है। ऐसा बोलने वाले सिर्फ 21.2% हैं। आप समझ जाइए कि झारखंड में कितना मजबूत है यूपीए इंडिया, कितना मजबूत है, इस प्रश्न से आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम आपको एक और प्रश्न की ओर ले चलते हैं। आज प्रश्न क्लियर ही कर लिए जाएं कि वो प्रश्न है, क्षमा कीजिए एक और, क्या झारखंड में हेमंत सोरेन के सीएम पद से हटने से गठबंधन सरकार पर असर पड़ेगा? तो 44% लोग कह रहे हैं, 44.1, कि असर पड़ेगा, और 47.7% लोग कह रहे हैं कि असर नहीं पड़ेगा। यानी समझ रहे हैं, ज्यादातर लोगों का कहना है कि हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद गठबंधन सरकार पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, ये मेरा सर्वे नहीं है, ये सर्वे एबीपी सी वोटर का है। आप जानते हैं कि सी वोटर का सर्वे कौन करते हैं? देशमुख जी। देशमुख जी कौन है जानते हैं? जिनके दादाजी को भारत रत्न मिला था इससे पहले। तो आप समझ सकते हैं कि देशमुख जी का रुझान किस तरफ होता है, सी वोटर का रुझान किस तरफ होता है। इसके बावजूद बिहार और झारखंड की जनता का जो रुझान सामने आया है वो ये बताता है कि ये बिहार में भारतीय जनता पार्टी का जो मूव हुआ, जो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का मूव हुआ, ये सीधे बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है। और हाँ, लगे हाथ कुछ अपडेट्स पर भी बात करना बहुत जरूरी है। हेमंत सोरेन को ईडी की विशेष अदालत ने विश्वास मत के दौरान वहां मौजूद रहने की इजाजत दे दी है। यह बहुत बड़ा मॉरल विन है
कि विश्वास मत के दौरान अगर हेमंत सोरेन रहेंगे तो सरकार पर कोई आंच नहीं आएगी। हेमंत सोरेन का इतना गट्स है, इतनी पकड़ है और वो इतने ऊंचे कद के नेता हैं, आदिवासियों के बीच सर्वमान्य, सबसे ज्यादा लोकप्रिय। तो ये फैसला ईडी की विशेष अदालत से कि हेमंत सोरेन को विश्वास मत के दौरान वहां मौजूद रहने के लिए कह दिया गया है, एक बहुत बड़ा फैसला है। अब एक और बात कि झारखंड में, मैंने सारे प्रश्नों को लिया नहीं है यहां, लेकिन मुझे जो प्रश्न कुछ याद आ रहे हैं वो भी मैं बोलता हूं कि झारखंड में क्या बीजेपी ने राज्यपाल का जो कदम था वो सही था, इस बारे में भी एक प्रश्न उठाया गया। जनता ने खुल करके कहा कि नहीं, राज्यपाल का कदम सही नहीं था। इस बारे में बिहार की जनता से भी राय मशविरा किया गया। बिहार की भी जनता का कहना था कि झारखंड में जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है, राज्यपाल का फैसला सही नहीं है। यानी राज्यपाल की नीयत पर भी सवाल उठे कि किस तरीके से देरी की गई और हेमंत सोरेन की सरकार के विकल्प में जो चंपई सोरेन की सरकार बनी उसमें देरी की गई। बिहार में नीतीश कुमार वो अपना विश्वास मत 10 फरवरी को पेश करेंगे। झारखंड में चंपई सोरेन विश्वास मत 5 फरवरी को पेश करेंगे। झारखंड में कोई ऐसा विवाद, ऐसी बात दिखती नहीं है जिससे कि विश्वास मत के पास होने में कोई खतरा हो। एक आशंका लगती है कि बीजेपी स्ट्रांग पार्टी है, वो उसकी तोड़ने जोड़ने की क्षमता ज्यादा है, तो शायद पता नहीं क्या हो। लेकिन ये जो आशंका है इसको ही इतना बड़ा करके शोकेस किया जा रहा है, मानो झारखंड में विश्वास मत ये पा ही नहीं सकते। ये बताया जा रहा है कि परिवार में झगड़ा है। परिवार में मतलब दुर्गा सोरेन जी की मिसेज, इसके अलावा बसंत सोरेन और दूसरे दूसरे 2-3 नाम हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये नाराज हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि उन 43 लोगों का जो की गिनती की गई थी उसमें बसंत सोरेन भी शामिल थे। एक एमएलए दिल्ली में इलाज करा रहे हैं, इसलिए भी एक की गिनती कम हुई। और जो परिवार का विवाद है उस परिवार से सबसे ज्यादा क्लोज टच में रहे हैं चंपई सोरेन। चंपई सोरेन सीता सोरेन के बहुत नजदीक रहे हैं, शिबू सोरेन के बहुत नजदीक रहे, पूरे परिवार के नजदीक हैं। तो क्या सीता सोरेन जो कल्पना सोरेन को सीएम बनाने के खिलाफ थी, चंपई सोरेन के नाम को वो आगे कर रही थी, तो चंपई सोरेन की सरकार के खिलाफ में वोट करेंगी? ये कहीं से कोई गुंजाइश दिखती नहीं है। चंपई सोरेन स्वयं इस क्षतिपूर्ति का अगर कुछ मतभेद है तो उसको खत्म करने में सक्षम है, लेकिन फिर भी इसको बड़ा करके पेश किया जा रहा है मानो चंपई सोरेन विश्वास मत हासिल कर ही नहीं सकते। और दूसरी तरफ बिहार में जहां नीतीश कुमार की स्थिति डामाडोल है, वहां उस बारे में नहीं बताया जा रहा है। मीडिया में आप जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें नहीं देखेंगे। बिहार में जीतन राम मांझी ने साफ कहा है कि भाई हमारा हक हमको नहीं मिल रहा है। एक निर्दलीय को मंत्री बना रहे हो और उससे ज्यादा 4 विधायक मेरे हैं, मुझे 2 मंत्री का हिस्सेदारी नहीं दे रहे हो। और ये भी कह रहे हैं कि हमें तो मुख्यमंत्री बनने का ऑफर था लेकिन हम गए नहीं। तो इतना सब जानने के बाद इतना सब जानने के बाद भी आप ये समझिए कि क्या स्थिति है कि जो जमुई से निर्दलीय एमएलए सुमित सिंह मंत्री हैं, उनको मंत्री बनाया गया था इसलिए कि जो एलजेपी नेता चिराग पासवान जो जमुई के सांसद रहे हैं, उनको एक चैलेंज देने के लिए एक नेता उभार करके सामने रखा जाए। लेकिन हुआ क्या? पहली बार तो चिराग पासवान ने बर्दाश्त किया, तब थोड़ी तनातनी का माहौल था। और अब चिराग पासवान जबकि शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेते हैं और अब उन बीजेपी के कहने पर उन्होंने अपनी खटास को कम किया है, अब वो ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है कि सुमित सिंह को मंत्री बनाया जाए, सिंगल निर्दलीय विधायक को। उनका कहना है कि उनका दावा तो डिप्टी सीएम का रहा, लेकिन वो एक हाईली ऑब्जेक्शन के साथ में खड़े हैं। अब
संभावनाएं इस बात की भी हैं कि वो उनके संपर्क तेजस्वी यादव से भी हैं। जेडीयू में भी फूट की बात कही जा रही है, वो मंडल जी खुल करके बोल रहे हैं 12-13 एमएलए टूट सकते हैं। ये सारी पृष्ठभूमि नीतीश कुमार को विश्वास मत हासिल करने में चुनौती है। मैं भी ये नहीं कहता कि नीतीश कुमार ऐसा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुख्य धारा की मीडिया इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। और झारखंड में जहां पर के नहीं मात्र नगण्य मात्र भ्रम है, उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। जबकि ये सर्वे ये बता रहा है, एबीपी सी वोटर का सर्वे ये बता रहा है कि बिहार और झारखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के मूव को पसंद नहीं किया है। बिहार का वो सर्वे देखिए ना, जिसमें ये कहा गया कि क्या नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने से, महागठबंधन छोड़ने से और एनडीए में जाने से क्या एनडीए मजबूत हुआ है और क्या महागठबंधन कमजोर हुआ है। ये जो प्रश्न है, महागठबंधन कमजोर हुआ है बोल करके प्रश्न है, तो ज्यादातर लोगों ने कहा नहीं। जबकि अंक गणित कहता है कि नीतीश उधर चले गए, इधर छोड़ गए, तो मजबूत तो होना चाहिए एनडीए को। लेकिन बिहार की जनता प्रबुद्ध है। बिहार की जनता ये जानती है कि नीतीश कुमार ने अपनी क्रेडिबिलिटी इस बार खो दी है। अब दूध में अगर नींबू गाड़ दीजिएगा तो दूध फट जाएगा। ये नीतीश कुमार ने अपनी स्थिति नींबू वाली बना ली है, जो बीजेपी के साथ जाने के बाद बीजेपी का अंदर में अंतर कला, एनडीए में अंतर कला बढ़ गया है। अब ये विश्वास मत पाएंगे कि नहीं पाएंगे, उस पर भी सवाल पैदा हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से नीतीश कुमार की स्थिति गड्डम गड्ढ हो गई है। अब मैं कुछ प्रतिक्रियाएं ले लेता हूं। क्षमा कीजिए, देर से प्रतिक्रिया ले रहा हूं। सुनील अग्रवाल जी कहते हैं, थैंक्स फॉर योर ऑनेस्ट परसेप्शन। धन्यवाद सुनील जी। गोविंद लास्करिया जी कह रहे हैं कि प्रेम कुमार जी, आपने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान से में बीजेपी को हरा दिया था। आपकी कसम, आप जो बोलते हैं होता ठीक उसका उल्टा है। इसमें कोई दो मत नहीं गोविंद जी, कोई दो मत नहीं। हमने कहा था कि उन तीनों प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने नहीं जा रही, और हमने उसके लिए जो भी तर्क जुटाए थे वो ईमानदारी से कहा था, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन उल्टा रिजल्ट आया। क्या आपने सोचा था गोविंद जी कि राजस्थान में जब बीजेपी की सरकार बन जाएगी, उसके बाद एक बाई इलेक्शन होगा और उसमें मंत्री, जिस प्रत्याशी को मंत्री बना दिया गया हो, वो मंत्री चुनाव हार जाएंगे? क्या आपने प्रेडिक्ट किया था? नहीं किया था। वो जो परिणाम आया, वो परिणाम सारी कहानी बता देता है। वक्त बताएगा कि प्रेम कुमार का विश्लेषण सही था या कि चुनाव परिणाम सही थे। मैं और इससे ज्यादा इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। एक प्रतिक्रिया हेलो कह रहे हैं और प्रेम कुमार जी, अपनी छाती पर हाथ रखकर कहिए, जब तक योगेंद्र यादव, कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी में रहेंगे, तब तक कांग्रेस की कितनी चुनावी जीतने की संभावना है? आपको कन्हैया कुमार और योगेंद्र यादव से क्या तकलीफ है भाई? योगेंद्र यादव क्या बेईमान आदमी है? कन्हैया कुमार क्या देशभक्त नहीं है? कुछ लोगों के कहने से क्या वो देश विरोधी हो जाएंगे? कन्हैया कुमार को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। कन्हैया कुमार कुछ भी हो जाए, प्योर देशभक्त है, प्योर और अनपैरेलल देशभक्त है। कोई कन्हैया कुमार को खरीद नहीं सकता। और जिस घटना को लेकर के कन्हैया कुमार को कहा जाता है कि वो क्या नाम है, पाकिस्तान के लिए झंडा लगाने के लिए नारे लगाने वाले और तमाम लोगों के साथ में वो थे, वो विशुद्ध रूप से गलत पेंट किया गया था। आयोजक जरूर कन्हैया कुमार थे, लेकिन जिन लोगों ने नारे लगाए वो पीडीपी के लोग थे, और तब बीजेपी के समर्थन से पीडीपी की सरकार चल रही थी। सबको भाग निकलने का मौका दिया गया, सबको भाग निकलने का मौका दिया गया, कोई पकड़ में नहीं आए। बाद में जिस चीज को पकड़ करके बताया गया, ऑन स्पॉट से निकलने का मौका दिया। अरे जेएनयू में कोई बाहर से आकर के ये काम कर जाता है और देश की जो सरकार बैठी हुई है, दोषी कन्हैया कुमार है। कैसी सोच है भाई?
कन्हैया कुमार ने कोई नारा लगाया था क्या देश के खिलाफ में? किसी ने सुना है? किसी के पास बाइट है क्या? जिस दिन मुझे पता चल जाएगा, जिस दिन मैं कान से सुन लूंगा, जिस दिन मैं आंख से देख लूंगा कन्हैया कुमार ने देश के खिलाफ में बोला है, मैं उसकी हर क्षमा, हर माफी के लिए, हर प्रायश्चित के लिए तैयार हूं। इसलिए मैं अगर कन्हैया कुमार के साथ हूं तो अपने दम पर हूं, अपने विश्वास पर। से कांग्रेस कमजोर नहीं, मजबूत होती है। योगेंद्र यादव ईमानदार व्यक्ति है जी, पूरा जीवन समाज सेवा में उन्होंने लगाया है। योगेंद्र यादव के रहने से कांग्रेस कमजोर हो जाएगी? ये कौन सी सोच है भाई? एक प्रतिक्रिया हाशिर अहमद जावेद जी की, यार ममता बनर्जी को क्या हो गया? अरे चिंता क्यों करते हैं हाशिर जी? ये ममता बनर्जी की दिक्कत सबको समझ में आ रही है। कांग्रेस से, बीजेपी से ज्यादा खतरा उनको कांग्रेस से नजर आ रहा है, तो इसलिए उनकी प्रतिक्रिया है भाई रहने दीजिए उनको अपने हाल पे, उनको लड़ने दीजिए, हो सकता है कि वो बेहतर लड़ ले। क्षमा कीजिए, लगातार बोलने से मेरी दिक्कत और बढ़ जाती है, लेकिन मैं लौटता हूं बिहार झारखंड में जनता बीजेपी के खिलाफ इस विषय पर, और सर्वेक्षण से ज्यादा और बेहतर, और वो भी गोदी मीडिया के सर्वेक्षण से ज्यादा बेहतर पैमाना क्या हो सकता है? अपनी सोच, अपनी बुद्धि लगा करके उस परसेप्शन को देखने की बस जरूरत होती है। तो हम ये देख रहे हैं कि बिहार और झारखंड में जो मूव चला गया कि भाई इस देश में डबल इंजन की ही सरकार चल सकती है, विपक्ष की सरकार नहीं चलेगी। हम बिहार में भी नहीं रहने देंगे, झारखंड में भी रहने नहीं देंगे, और दिल्ली में भी रहने नहीं देंगे। इस तर्ज पर जो केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है वो बहुत खतरनाक है। पता नहीं आज आपने कपिल सिब्बल का बयान सुना या नहीं सुना? कपिल सिब्बल उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को यह बताना चाहिए कि कौन सा मामला वो सुनते हैं और कौन सा मामला नहीं सुनते हैं। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण रखे, मुझे उतने उदाहरण याद भी नहीं है। मसलन अर्नब गोस्वामी का उदाहरण रखा, और तरह से शायद याकूब मेमन बोल रहे थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। कई 5-7 उदाहरण रखे उन्होंने। बहुत पुराना मधु लिमे का भी उदाहरण रखा। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर किस तरीके से केसेस को सुने हैं, आर्टिकल 32 बता रहे थे उसके तहत, और क्यों हेमंत सोरेन को सुनने से इनकार कर दिया गया। उन्होंने बताया कि हेमंत सोरेन आम आदमी नहीं है, चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड के, और चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करना और आम आदमी को अरेस्ट करने में फर्क होता है। चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करने के खिलाफ जब याचिका लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में, तो खंडपीठ बना दी गई कि मामले को सुना जाए। लेकिन ताज्जुब की बात क्या है, खंडपीठ बनाई गई लेकिन खंडपीठ ने सुना ही नहीं, कहा कि हाईकोर्ट होकर आई। तो प्रश्न उठता है कि खंडपीठ बनाई ही क्यों गई? आप उसी समय रिजेक्ट कर देते, और खंडपीठ बनाई गई तो मामला सुना क्यों नहीं गया? तो मैं कपिल सिब्बल के उठाए गए इस प्रश्न के साथ एक गंभीर चिंता व्यक्त करता हूं कि जब पूरी जिंदगी सुप्रीम कोर्ट में बिताने वाले कपिल सिब्बल जो प्रबुद्ध वकीलों की बैटरी में आते हैं, आप सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन जानकार और बड़े स्तर के वकील हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। वो वकील आज सुप्रीम कोर्ट पर अविश्वास जता रहा है। वो कह रहे हैं कि आगे क्या होगा मुझे मालूम है कि हेमंत सोरेन पर और मुकदमे ठोक दिए जाएंगे ताकि वो जेल से बाहर नहीं आ सके। जब चुनाव बीत जाएगा लोकसभा का, उसके बाद में फिर जो राजनीतिक फायदा होना है वो हो चुका होगा। ये कपिल सिब्बल बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बताए कि आप कौन सा केस सुनते हैं और कौन सा नहीं सुनते हैं, क्लैरिटी दीजिए इन केसेस के आलोक में, जिसको आपने सुना और ये केस जिसको आपने नहीं सुना। उनकी बातों से लगता है कि आगे अरविंद केजरीवाल के साथ भी यही होने वाला है। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि उनको एक बार पकड़ लिया जाएगा तो अरेस्ट करने के लिए ही पकड़ा जाएगा, इसलिए जितना भरसक कोशिश होती है वो कर रहे हैं कि हम ईडी के सामने पेश ना हो,
क्योंकि उनका इरादा सिर्फ गिरफ्तार करना है, और एक बार गिरफ्तारी हो गई तो बाद में केस दर केस इतने केस लाद दिए जाएंगे, एक केस दो केस आपको जमानत लेते लेते महीनों लग जाएंगे, लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका होगा। ये हालात हैं, ये हालात बन चुके हैं। आज कुछ और प्रतिक्रिया मैं लेता हूं। गौतम चौहान कहते हैं जयंत चौधरी को इंडिया का संयोजक बना दो, 40 सीट बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा और जाट वोट इंडिया गठबंधन की तरफ ज्यादा आएगा। चलिए, सुझाव है, लेकिन यह सुझाव शायद बहुत देर से आ रहा है। सर, आज का भारत रत्न दर्शाता है कि अगर मोदी 2024 जीत गया तो यह गोडसे को भी भारत रत्न देगा। मैं भी आपसे सहमत हूं मनोज जी। चीफ जस्टिस भी बोल बच्चन अमिताभ बच्चन नजर आ रहे हैं। हालांकि आपने चिप लिखा है, मैंने थोड़ा पढ़ने में कंजूसी की। अब मेरा तो सुप्रीम कोर्ट पर से भरोसा उठ गया। देखिए मनोज जी, भरोसा तो बनाए रखना पड़ेगा, भरोसा बार बार पैदा करना होगा, नाउम्मीदी के बीच उम्मीद पैदा करनी होगी। क्यों जबरदस्ती उम्मीद क्यों पैदा की जाए? देखिए, इसका एक साधारण सा थ्योरी मैं बताता हूं। हमारे शरीर में अंग भंग जब तब होता रहता है, कभी दुर्घटना में, कभी गिर गए, पड़ गए, कुछ ना कुछ खराब हो गया शरीर का अंग, फिर वो ठीक भी होता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में ही वो इम्यून सिस्टम है जो उससे लड़ता है और उसको ठीक करता है। जो बाहरी आक्रमण होते हैं उससे वो लड़ता है। हमारे देश का लोकतंत्र भी ऐसा ही है। इस लोकतंत्र पर बहुत सारे कोविड-19 जैसे हमले होंगे, गंभीर रूप से बीमार भी होगा लोकतंत्र, ऐसा लगेगा कि शायद बचे या न बचे, लेकिन फिर भी हमारे देश के लोकतंत्र में एक इम्यून सिस्टम काम कर रहा होता है। और ये लोकतंत्र ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में आजादी के बाद ही लोकतंत्र आए। हिंदुस्तान की तासीर है डेमोक्रेसी, और ये हमारी पंचायती व्यवस्था में आज से नहीं, जमाने से बसता चला है। वही स्वभाव है कि कोई भी आता है लेकिन हम सबको बर्दाश्त करते रहे, हमने कभी वैसी प्रतिक्रिया नहीं दी। और आजादी के बाद भी इमरजेंसी के दौरान पूरा विपक्ष तो जेल में डाल दिया गया था, लेकिन क्या विपक्ष खत्म हो गया? नहीं, विपक्ष और मजबूती से सामने आया। केवल नेताओं का नाम विपक्ष नहीं होता है। जब नेता जेल में होते हैं तो जनता सड़क पर होती है, जब जनता घरों में होते हैं तो नेता उनको घर से बाहर निकालने का काम करते हैं, तभी तो वो नेता है। 1942 याद कीजिए ना, भारत छोड़ो आंदोलन का कॉल हुआ और सारे के सारे नेता जेल में डाल दिए गए। अंग्रेज थे तब, अंग्रेज थे, लेकिन अंग्रेजों के सामने भी जनता खड़ी हो गई। नेतृत्व जेल में है, लेकिन जनता बिना नेतृत्व के भी भारत छोड़ो आंदोलन को अपने मुकाम तक पहुंचाती है। तो इसीलिए इसीलिए ये कहना कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, ये नाउमीदी वाली बात नहीं। मरणासन्न हो सकता है, लेकिन वो फिर खड़ा होगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा, क्योंकि इसमें अपने आप को फिर से ठीक करने का इम्यून सिस्टम है, अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करने का एक सिस्टम है। मैं आगे भी प्रतिक्रिया लेता हूं मनोज जी। अब इंडिया गठबंधन हार गया है क्योंकि मोदी मारा है विपक्ष को। यह भी प्री मैच्योर स्टेटमेंट है, प्री मैच्योर, अभी वक्त के हिसाब से, लेकिन आगे का वक्त आप देख नहीं रहे हैं। सुबोध पांडे जी नमस्कार कर रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। गौतम चौहान जी कह रहे हैं हिम्मत मत हारो, लड़ेंगे और जीतेंगे और संविधान भी बचेंगे दोस्तों। ये उम्मीद भरी बातें कह रहे हैं जी गौतम जी। कितने लोगों को संविधान बचाने के लिए शहादत देनी होगी? शहादत और कुर्बानी दोनों में फर्क होता है। शहादत तो जिंदगी चली जाती है, और कुर्बानी जिंदगी रहते हुए भी हो सकती है और जिंदगी जाने के बाद भी। ये कुर्बानी मांगती है, शहादत जरूरी नहीं, कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपको, हमको, हर किसी को खौफ से लड़ना पड़ेगा, डेमोक्रेसी के लिए बोलना पड़ेगा, डेमोक्रेसी के लिए बोलते लोगों को समर्थन करना पड़ेगा। ये सारी चीजें होंगी। देखिए, मुझे बोलते बोलते ध्यान आ रहा है, उमर खालिद की याचिका कितनी बार रिजेक्ट हुई ये जानते हैं?
2 दर्जन बार, 2 दर्जन बार याचिका नहीं, केस की सुनवाई स्थगित हुई अलग अलग कारणों से। और 4.5 साल से वो व्यक्ति जेल में है। क्यों? क्योंकि उसने एक भाषण दिया था, संविधान हाथ में रखकर भाषण दिया था, और भाषण देते समय ये हुआ कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, उनको देशद्रोही करार दिया गया, उनको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यात्रा से पहले हो रही साजिश से जोड़ दिया गया, तमाम चीजें हुई। लेकिन आज तक कोई सबूत नहीं मिले हैं उमर खालिद के खिलाफ। भाषण देना, बोलना इतना बड़ा गुनाह है कि 4.5 साल तक सुनवाई ही ना होने दो, सुनो ही नहीं, जेल में रखो। एक नौजवान की जिंदगी का 5 साल, 4.5 साल हिस्सा छिन गया है। ये हमारे लिए चिंता का सबब नहीं होना चाहिए। दोषी हैं तो सजा दो, तो ये बात अलग है। अरे कम से कम सुनवाई तो करो। लेकिन लोगों को दिखाई ही नहीं देता, सुनाई ही नहीं देता। रांची के ही थे स्टेन्स, भाई उनको उठा लिया गया घर से, कोविड में पीड़ित हो गए, सीनियर थे, 84 साल के थे, चलना फिरना मुश्किल था, स्थिति खराब हो गई। उन्होंने, उनके घर वालों ने कहा जूस या पानी पीने के लिए पाइप की जरूरत है, वो डायरेक्ट गिलास से पी नहीं पाते, पाइप दीजिए। जेलर ने मना कर दिया, तो उस पाइप लेने के लिए भी इनको कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट ने 28 दिन लगा दिए फैसला देने में, और फैसला दे करके वो पाइप रिसीव हुआ, और सुनवाई भी शुरू नहीं हुई। स्टेन्स चले गए ऊपर, दुनिया छोड़ गए। रांची के थे फादर स्टेन्स। अदालत ने, जो अदालत सुनवाई कर रही थी, उसने मरणोपरांत स्टेन्स से माफी मांगी। अब मरणोपरांत माफी मांग करके आपने अपनी चेहरे को जरूर बचाया है, लेकिन उस बुजुर्ग का क्या कसूर था? बिना सुने हुए, बिना सुनवाई के वो चला गया। यह अन्याय हो रहे हैं, इसको बोलते हैं शहादत। आप कह रहे थे ना कितनी शहादत दी जाएगी, दी जा चुकी है, दी जा रही है, आप देख नहीं पा रहे हैं शहादत। कुछ और प्रतिक्रिया लेता हूं। LR भारती कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का पिछला रवैया सरकार के पक्ष में ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट पे या तो न्याय मिलता ही नहीं, और मिलता है तो देर से। मनोज जी कहते हैं राहुल गांधी और लालू यादव राजनेता हैं जो तानाशाही से लड़ रहा है। मनोज जी आगे कहते हैं सर मुझे भी उमर खालिद याद है। बिल्कुल। कांग्रेस 2024 पीएम इश्तियाक कह रहे हैं। अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन मैंने सर्वे में जो देखा उसको बताने की एक जल्दबाजी थी। आज मैं शाम में एबीपी न्यूज पर इसी विषय पर बैठा था, मैंने अपनी बाइट भी आपको तो सुनाई, और मैं चौंक गया इस सर्वे को देखकर कि जनता का सर्वे इस तरीके से आ रहा है और बीजेपी के खिलाफ है। और मैंने सोचा कि नहीं, इस बात से आप सबको रूबरू कराना जरूरी है, और इसीलिए मैंने ये सीधा सीधा संवाद इसी विषय पर रखा। तो आज इस विषय पर इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। और अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि एक हमें भी बोलने का उत्साह आए। आपके समर्थन से बोलने में ताकत आती है, आवाज बुलंद होती है, और ये भी एक जरूरी काम है और होना चाहिए। तो लोकतंत्र की आवाज को बुलंद कीजिए, सच्ची पत्रकारिता को मदद कीजिए, निर्भीक बोलने वालों का साथ दीजिए, कोई भी हो उनका साथ दीजिए। यही आग्रह करते हुए आपसे विदा लेने का वक्त, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।